Okay, the next one is conservative and non-conservative forces. Okay, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. पहले इसको समझते हैं बेटा. देखिए, ठीक है. फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस की. ठीक है. तो फर्स्ट हमारे पास होगा कौन सा? कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक. देखिए बेटा, अब ये कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. ये हम किसके लिए डिफाइन करते हैं बेटा? ये हम डिफाइन करते हैं किसी भी पाथ के लिए जिसमें हमें क्या हुआ, वर्क डन हमारे पास में क्या होना चाहिए, कितना होगा. ठीक है. हाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द कंप्लीट साइकिल और फॉर अ सिंगल पाथ और अ कंप्लीट पाथ. यस. तो उसके लिए हम जब देखते हैं तो हमने क्या किया बेटा कि कोई भी फोर्स जिसके लिए एक ऑब्जेक्ट के लिए किया गया वर्क डन वो जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. दैट मीन्स टू से, फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक अ पाथ like this, we have two positions. First position is this and second position is this, and the displacement of this path is this. Yes or no? Displacement is the shortest path of the shortest path distance, shortest path between two points. एंड देखिए यहाँ से क्या होगा बेटा, जब हम पाथ वन में फॉलो करते हैं, तो मान लो पाथ वन मेरे पास में ये वाला है बेटा. देखिए ना, दिस इज द पाथ वन. पाथ वन. एंड इसके लिए जो वर्क डन है बेटा वो क्या हुआ, W1 हमारे पास हो गया. एंड सेकेंड पाथ में जब मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न आ रहा हूँ उसी पाथ पर, लेकिन मैंने क्या किया, डिफरेंट पाथ फॉलो किया. ठीक है. तो यहां से हमने क्या किया है कि जब वन से टू पर हम यहाँ पर मूव किया पाथ टू में. यस. पाथ टू में जब हमने देखा कि जो वर्क डन है बेटा वो अभी भी कितना आ रहा है, W1 आ रहा है. यस. एंड अगर पाथ थ्री जो है वो हम डायरेक्टली हम डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करते हैं ऐसे, दैट इज द पाथ थ्री. यस. तो यहाँ पर जो वर्क डन है बेटा वो भी W1 आ रहा है. मीन्स टू से, जो हमारा कंप्लीट वर्क डन है बेटा वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए. इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ. सो द फोर्स by which the work done does not depend on the path followed by the object or any body. Yes, it does not depend on the path followed by the body, and it depends only on the initial and final position, that is called the conservative force. जो वर्क डन होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा. दैट इज कॉल्ड द conservative force. So how we define the conservative force? A force is a conservative force if the work done by the force does not depend on the path followed by the object, and it depends only on the initial and final position, that is called the conservative force. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सिंपल सा हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटा. देखिए, consider an object is moving
from point A to B. From A to B means to say, suppose we have two positions, like first position is A and the second position is B, and an object is moving from path from A to B, and it follows the two different paths. Yes or no? First path is this path P1, and the second one is path P2. Path P2, but for the path Yes. P1 and P2, work done is same. It depends only on the initial and final position, and it does not depend on the path followed by the object. Now moving from A to B by following the path P1 and P2 respectively. See that if the force is conservative, then what we can say? Conservative, then the work done, uh, then work done on the object is same as same, यहाँ से लिखें same for path P1 and P2. Yes or no? Yes. Yes. And mathematically what we can say, if मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ये पाथ मान लो सपोज हमारे पास में पाथ 1 जो है, उसके लिए जो वर्क डन हमारे पास होगा क्या होगा? वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ P1 व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम A टू B, है ना? ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वर्क डन किसके लिए होगा? अलोंग पाथ P1, एंड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? अगेन सेकेंड पाथ हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा बेटा? अलोंग पाथ P2। कि जब दोनों के लिए बेटा वर्क डन अगर सेम है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A टू B, this point A and this point is B, and the work done is WAB for path 1 P1, yes or no? And when object moves from B to A like this, yes, then work done is equal to WBA when object moves from B to A and following path P2, yes or no? तो क्या होगा कि जब दोनों के लिए वर्क डन बेटा पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इनिशियल फाइनल पोजीशन के इक्वल है, तो दैट मींस वी कैन से दैट द वर्क डन along the path AB, work done along the path AB, it does not depending on the it is not depending on the path followed by the object. So the work done by the object when it moves from A to B is equals to the work done by the object when it moves from B to A। देखिए यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो W1 है सपोज, है ना, और यहाँ से जो वर्क डन है बेटा वो भी W1 है, बिकॉज पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है ऐसे, तो W1 वर्क करेगा, यस और नो? अब देखिए जब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तब ऑब्जेक्ट क्या होगा? वापस रिटर्न आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा बेटा, तो वर्क डन भी क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? बताइए। यहाँ से देखिए, यहाँ से जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया, फिर से रिटर्न होकर के उसी पॉइंट पर पहुंच गया जहां से वो चलना स्टार्ट किया था, तो जितना वर्क उसे जाने में लगा बेटा, उतना ही वर्क उसे आने में वापस लगा। दैट मीन्स वी कैन हाँ से फॉर अ कंप्लीट पाथ, और we can say for a closed loop, the net work done will be is equal to 0।
दैट वर्क डन दोनों के लिए क्या होगा बेटा, इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस। नाउ कंसीडर, हम बोल सकते हैं बेटा, देखिए यहाँ से लिख लेते हैं, चलो इसको। नाउ नाउ कंसीडर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मीनिंग क्या है बेटा? यहाँ पर हम इसको राउंड ट्रिप भी आप इसको बोल सकते हो, है ना, कि वो एक राउंड ट्रिप वहां पर कर रहा है कि पहले तो ए से बी जाएगा, फिर बी से ए आएगा। राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी के लिए कौन सा पाथ फॉलो करेगा बेटा? अलोंग पाथ P1। यस, एंड देन बैक टू पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। यस और नो? यहाँ पे फिगर, चलो इसको लिख देते हैं। ये हमारे पास फिगर है बेटा ए, तो ये फिगर हो गया। यहाँ पर मेंशन हम कर सकते हैं क्या? पॉइंट बी एज शॉन इन फिगर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट along the path P1, yes, and it is equal to the work done on the object along the path P2 होगा बेटा। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट यहाँ पर देखिए फोर्स के डायरेक्शन दोनों टाइम पे डिफरेंट है। यस और नो? पहले फोर्स की डायरेक्शन ये है, और सेकंड केस में फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? जब फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होगी बेटा, तो वर्क डन भी क्या होगा? फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसका मतलब वर्क डन कैसा हो जाएगा बेटा? इक्वल हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। यस और नो? सो व्हाट वी कैन से, वर्क डन अलोंग पाथ ए बी, पाथ P1 के लिए क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन path BA for path P2. This is the equation number second. बोलो बेटा। चलिए देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब हमारे पास में क्या होगा बेटा? पाथ दोनों सेम होंगे, तो उसके इसमें हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी कैन राइट? वर्क डन when object moves from A to B along path P1 is equal to minus of work done when it moves from B to A along path P2. Yes or no? ये होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट यहाँ से A टू B मूव करेगा, तो यहाँ पर P1 पाथ को फॉलो कर रहा है बेटा। देखिए तो यहाँ पर जितना Yes, वर्क sir. डन होगा, वो वर्क डन किसके इक्वल होगा बेटा? B टू A जब वो मूव करेगा उसके इक्वल होगा। होगा? Yes, sir. उसका नेगेटिव। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड होगा। बट देखो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास डिफरेंट होगी, तो इसका मतलब है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? अलग होगी। तो देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको? WAB along path P1, इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। देखो ऐसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा? प्लस बन जाएगा बेटा। B to A along path P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। देखो बेटा अब A to B एंड B to A जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो देखो पहले ऑब्जेक्ट ने कहां से कहां मूव किया? बी से ए मूव किया, तो देखो एक कंप्लीट साइकिल पूरी हो गई। यस और नो?
यहाँ से एक क्लोज पाथ फॉर्म हुआ ना बेटा, जैसे एक सर्कुलर पाथ आप ऐसे मूव कर रहे हो और जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हो उसी पॉइंट पे फिर से पहुंच जाते हो, देन इट फॉर्म्स अ कंप्लीट लूप, क्लोज्ड लूप। सर आप वापस रिपीट कर सकते हैं सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था देखिए आपका वॉइस। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट आप क्या करते हो, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करना स्टार्ट करते हो, है ना। सर्कुलर पाथ का जो पैरामीटर होगा वो ऐसा होगा, देखो, यस और नो। जब आप एक जगह से चलना स्टार्ट करोगे एंड यू रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट, देन यू कंप्लीट अ पाथ, देन यू फॉर्म अ क्लोज लूप। यस। यस, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखिए पहले पाथ P1 में आप गए, देन उसके बाद में पाथ P2 आपने फॉलो किया, तो उस केस में क्या होगा बेटा, यू हैव कंप्लीटेड अ क्लोज्ड पाथ। यस, सो व्हाट वी कैन से, सो द वर्क डन फॉर अ क्लोज्ड लूप बोल सकते हो या फिर क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है बेटा कि फॉर अ कंप्लीट path, for a complete loop, the work done by the conservative force is equal to 0. Hence, if a force is conservative, then क्लोज लूप के लिए जो वर्क डन होगा बेटा वो 0 होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव। Hence, a force is conservative if the work done by the force in moving an object around any closed path is 0। पहला फोर्स हमारे पास कौन सा होगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट। सेकंड हमारे पास में कौन सा होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। यस और नो, जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आपने क्या किया बेटा, फोर्स कर लगा करके, ऐसा फोर्स लगाया आपने और उसको क्या कर दिया, एलोंगेट कर दिया ऐसे, देन स्प्रिंग ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस इटसेल्फ। यस और नो, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। इलास्टिक फोर्स जो हमारे पास होता है वो स्प्रिंग में प्रोड्यूस होता है। यस और नो। तो द कंजर्वेटिव nature of gravitational force। यस, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, फॉर द conservative nature of the force we have taken two positions of the object। Let's consider an object of consider an object is placed initially on the ground surface like this। Yes, and the mass of the object is m। Yes, initially object is placed at position A, this is the position A, and after some time a force is applied on this and it is moved at a place B, which is at a height from the ground। From the ground is kept small h। इनिशियल पोजीशन क्या होगी बेटा, कैपिटल ए, और फाइनल पोजीशन क्या होगी, स्मॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा बेटा, ये डायग्राम ए है। इस केस में क्या होगा, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, वो कितना होगा बताइए, बताइए बेटा। ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा बेटा वो कौन सा, कहां पर होगा, नीचे की तरफ होगा, mg। So yes sir, so we have to apply a force against the force of gravity। Yes or no? So the direction of the force
against the gravity will be in this direction, and it is equivalent to the mg, and the displacement of the body is mh. yes, so वर्क डन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा बताइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होगा कि नहीं होगा, एंड दोनों के बीच में जो एंगल है बेटा वो भी क्या है, 0 डिग्री है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज the same Both are in in same both direction. are in the same direction. So work when object from moves from A to B is equal to mg into h होगा बेटा देखिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट केस में हमारे पास में क्या होगा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, but what happens, the path followed by the object is different. Initially object is positioned at point A, and finally the position of point of object is B. Yes, so what happens, initially the object follows the same path, this is the path 1, direct, yes, and the height of this between these two objects is smaller, but path is different. Initially object moved from A to C, yes, then it moves from C to D. यस, ऑब्जेक्ट कहां पर मूव कर रहा है बेटा, पहले सी पर गया, सी पर जाने के बाद में वो कहां पहुंचा, डी पर पहुंचा, फिर डी के बाद में फिर वो ई पर पहुंचा, यस, देन उसके बाद में फिर कहां पर पहुंचा बेटा, एम पर पहुंचा। यस, तो यहां से देखिए इसका पाथ जो होगा बेटा क्या हो जाएगा, ए सी डी ई एंड बी हमारे पास होगा, द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बी। So when we calculate the force, when we calculate the work done by the force, work done is equal to क्या होगा बताइए, for the different path, first for the path AC, then plus for path CD, then plus for path DE, DE plus for path, plus E. ठीक है, टोटल है हमारे पास, ये x1 ले लो बेटा, है ना, यहाँ से देखो, ये h1 ले लो, ये h2 ले लो, और ये h3 ले लो, एंड ये h4 ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा ले लेते हैं, देखिए, देन हमारे पास वो जो नेट वर्क डन होगा बेटा ए टू बी जब वो मूव करेगा, तो एसी के लिए कितना होगा वर्क डन बताइए, mg इंटू h1, mg इंटू h2, क्या यहाँ पे वर्क डन होगा, the direction of force is this and the direction of displacement is this, the angle between force and displacement is 90 degree, so the work done will be, work done will be 0, 0. yes, sir, zero. and for the path DE, the work done is equal to mg into h3, then plus along the path EB. Again, see here, the direction of the force is in upward direction, and the direction of displacement is this, and the direction this angle between displacement and force is 90 degrees, so the work done will be 0. So work done by AB is equal to mgh1 plus mgh3. Just since in the diagram you can see that h1 plus h3 is equal to h, capital H. Yes or no? So what we can say, WAB is equal to mg h1 plus h3. Yes, as h is equal to h1 plus h3. So what we can write, WAB is equal to mgh. This is the equation number 2. Yes, so what we can say, from equation 1st and 2nd, what we can say, we can say that the work done work done work done
against the force of gravity is same or two different paths. Different path. So it is a conservative force. Next one, the non-conservative force. Yes, and how we define it? If the work done by the force on a moving object, by a force on a moving object from one point to another point, depends on the path followed by the object, then the force is called Non-conservative force. Non-conservative. Non-conservative force. Yes, and also the non-conservative force, the work done in a complete cycle is Not zero. not zero. The work done in a complete cycle is non-zero. यस, नॉन जीरो का मतलब क्या होगा बेटा? कोई एक फाइनाइट वैल्यू हमको मिलेगी, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स के में क्या होगा? द वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो होता है. यस और नो? एंड व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस? लाइक फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी. These are the examples. फ्रिक्शन में क्या होगा बेटा? देखिए, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जब हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा और अब सरफेस पे मूव करेगा, then if the object is moving in towards right, then the friction will work against the motion of the object. Yes, तो हमारे पास में क्या होगा? जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होगा बेटा, उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो कैसा हो जाएगा? कंप्लीट साइकिल में फर्स्ट ऑब्जेक्ट राइट में मूव करेगा, देन लेफ्ट में मूव करेगा, तो वहां पर उसका जो फोर्स होगा इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, कि वहां पर फ्रिक्शन कितना होगा, एंड जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करेगा आल्सो रफनेस ऑफ द सरफेस पे. तो जो वर्क डन होगा बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो कैसा होगा? पाथ पे डिपेंड करेगा, एंड इट इज आल्सो डिपेंड दैट द वर्क डन इन अ कंप्लीट साइकिल. लाइक ऑब्जेक्ट मूव करके फिर से इनिशियल पोजीशन पे आएगा बेटा, तो वहां पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा. लेट्स सी. देखिए हमारे पास में क्या होगा बेटा? देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इनिशियली ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं. इनिशियली द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज दिस. Yes. Yes, so initially the force is acting in this direction, the force applied which we applied on the object, that is pulling force. Yes. Yes, and if there is a contact force between the surfaces of the body and the surface on which it is moving. Yes, and here you can see that if the surface is rough, this surface is rough, then what will happen? Then this surface will oppose the motion of the object in opposite direction. Yes or no? Yes. In this direction. So the force applied by the surface on the object will be friction force, or we can say force of friction. So basically object is moving towards right,
but the force of friction is opposite direction. So the work done by the force of friction will be negative. Force of the friction will be negative opposite direction. And if the object final position of object is this, and after that the again will be applied the same amount of force in this direction, and the again friction force will be in this direction. Yes, so it depends on the path that the friction, how much is friction, and it also depends on the nature of the force. ठीक है, तो वहां पर जो वर्क डन होगा बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. मतलब यहाँ पर उसमें कोई भी चीज कंजर्व नहीं रहेगी. यस. हाँ. यस, है ना. तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगा बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव, तो वहां पर ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में रहेगा. Then the force acting on the object in opposite direction, that is called the static friction. And the force and the friction which is acting on an object when it is in moving condition, yes, and there is no rotational motion, then that will be the sliding friction. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, वो उस पर जैसे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करेगा, है ना. सेम अगर मैं बहुत बताऊं कि यहाँ पर ये बॉल हमारे पास होती, then it will rolling on the surface like this. Yes or no? रोलिंग करेगा तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा बेटा दोनों सरफेसेस के बीच में. That is called the rolling friction. Question number 1 is, let's take an example. A force of 100 Newton displaces an object of 10 kilogram by 10 meter. Yes, and the angle between the force and displacement is, let's take it 60 degree. Okay. 60 degree. Then calculate the work done by the force. See the solution. First of all, note down the given data in the question. The force is given. Force F is equal to 100 Newton, and after that the mass of the object is given. Small m is equal to 10 kilogram. Then after displacement is given. Displacement S is given 10 meter, and the angle between the force and displacement is given 60 degree. 60 degree. So basically what we have, consider this is a surface, smooth surface, and an object of 10 kilogram like this, and a force of F is equal to 100 Newton is applied at an angle of 60 degree with the horizontal. Yes. So we have basically two components of the force which are applicable on the object, and the first component is horizontal component, and another component which is called vertical component.
So horizontal component will be, horizontal component क्या होगा बेटा बताइए? F cos theta, yes or no? Yes. So FH will be 100 cos theta is given 60 degree, and what is the value of cos 60? What is the value of cos 60? 1 by 2. Yes, sir. Yes. So what we get? 50 Newton. Yes. So horizontal component will be 50 Newton. And what will be the vertical component? F sin theta, which is equal to FB multiplied by 100 sin 60. Yes. So vertical component will be 100 multiplied by कितना होगा बेटा बताइए? sin value of sin 60 is, value of sin 60 कितना होगा समृद्धि 1 by बताइए? root √3/2 होता है बेटा, भूल गए? कितना हो जाएगा बेटा? 50 √3. So vertical component will be 50 √3 Newton. Yes. So basically we have two components of the force, and the work done by the both the components we have to calculate. Yes or no? That is 50 Newton. So we can see here that displacement of the object is given in this direction, and this is 10 meter. Work done by the force कितना होगा बताइए? F is equal to work done by the horizontal force plus work done by the vertical force. तो horizontal force कितना है बेटा बताइए? इसको W से represent करते हैं. Yes. So work done will be, horizontal force कितना है बेटा? 50 Newton multiplied Yes. by displacement is 10 meter. Yes, and angle between the force and displacement is 0. Yes or no? Yes or no? Then Yes. that will be the cos 0 degree plus work done by the vertical force. So vertical force is 50 √3 multiplied by vertical displacement कितना है बेटा? horizontal direction में है, that is 10 meter, and the angle between the force and displacement is cos 90 degree. Yes or no? And we know that cos 0 degree is equal to 1 and cos 90 degree is equal to 0. होगा? Yes. That means this term will be is equal to 0. Yes. So work done will be only by the horizontal force component of the force, which will be 500 joule. Let's do the next example. Okay, note it down. A student pulls a toy train through a distance of 24 centimeter 24 centimeter while playing in the garden.
while playing in the garden. Yes or no? And next one, if the work done by the child is 120 joule when 10 raised to power 3 Newton force is applied. Then find the angle made by the force with horizontal. So first, the distance of 24 centimeter, that means displacement is given. Displacement as is given 24 centimeter. So first convert it into meter. So that will be 0.24 meter. Yes or no? And force is given, that is 10 raised to power 3 Newton. And the work done is given, W is equal to 120 joule. And what we know? We know that W is equal to F as cos theta. Yes, so we have to find out the value of theta here. So the work done is equal to 120 is equal to force is given 10 raised to power 3 Newton multiplied by the displacement, which is 0.24 meter multiplied by cos theta. Yes, so cos theta will be is equal to 120 divided by 10 raised to power 3 multiplied by 0.24, and by solving this we get 120 divided by 1 by 2. 1000 multiplied by 0.24. So we get cos theta is equal to 1 by 2. Yes, and Yes, the sir. value of 1 by 2 is at an angle. Cos theta is equal to 1 by 2 किसकी वैल्यू 60 होगी बेटा? degree. 60 degree. So here will be cos 60 degree. So theta will be 60 degree. So the angle between the force and displacement is 60 degree.